गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट नमस्कार। टाइम हम लास्ट टाइम हमने तीन प्रकार के फूड देखे थे। उसमें से पहला फिजिकल फूड के बारे में हमने इनर डिसिप्लिन से जो पढ़ा था। अ, उसके बाद में आज उसके बाद का जो चैप्टर है, 12th चैप्टर, हेलो। इफ मैन लिव्स नॉट बाय ब्रेड एलोन neither does he live by bread alone, 65 पेज नंबर। एयर फूड जो शब्द है, हालांकि हमने टॉपिक का नाम एयर फूड रखा है, पर वो कंप्लीट नहीं है। इसके लिए मैंने साथ में 3 SR भी फिर हमने जोड़ा है, क्योंकि एयर फूड तो जो है वो रिलेटेड फिजिकल फूड से ही है। और ये सब शब्द जो है वो गुरजीएफ का है, एयर फूड। उसने भी तीन प्रकार के फूड बताया है उसमें। तो उसका रिलेशन फिजिकल फूड से ज़्यादा है। वो उसकी पूरी प्रोसेस और डाइजेशन और उसका ऑक्टेव क्या है वो समझाते हैं। पर 3 SR भी फिजिकल फूड नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो उसके अंदर प्राण की भी बात आती है। 3 SR भी जो है वो फिजिकली तो हम लेते हैं, थ्री स्टेप में श्वास लेते हैं, पर उसका जो गहरा संबंध है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी के साथ है। तो वो एस्ट्रल फूड है इनफैक्ट। तो एयर फूड जो है वो फिजिकल फूड होता है, पर 3 SR भी जो है फिजिकल फूड प्लस एयर फूड, ये दोनों मिलके होता है। और इसीलिए तावरिया जी ने इसको एयर फूड नहीं कहा है, उसको खाली ब्रीदिंग शब्द ही यूज किया है यहाँ उन्होंने। ठीक है, तीन प्रकार के फूड के अंदर। और इसी तरह तीसरा जो है, जैसे गुरुजी ऐप में उसको इम्प्रेशन फूड कहते हैं, पर तावरिया जी उसको इम्प्रेशन फूड नहीं कहते हैं। वो पांच इंद्रियों के बारे में उसका लिखते हैं कि पांच इंद्रियों से जो अंदर आ रहा है। तो इम्प्रेशन फूड तो मतलब कि जब हमारे विचार प्रक्रिया आई एस एम केंद्र पर पूरी प्रोसेस हो जाती है और जो इम्प्रेशन पड़ती है वो इम्प्रेशन फूड है। जबकि जो तावरिया जी का जो ये है, तीसरा फूड जो पांच इंद्रियों का, वो इनकमिंग इम्पल्स से शुरू होता है, मतलब उससे भी पहले से ये प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाती है। उसके बारे में तावड़िया जी बात करते हैं। तो दोनों में थोड़ा इस तरह का अंतर है। अब जब हम श्वास लेते हैं तो उसके अंदर दो घटक होते हैं। इसके उसके दो रूप है। उसके अंदर दो चीजें होती है। जैसे हम जानते हैं, योग के साधक जानते हैं कि भाई श्वास तो जो है, श्वास के अंदर एक गैसेस होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब गैसेस है। और वो फिजिकल बॉडी के लिए, ब्लड के लिए जरूरी है, हमारे फिजिकल के लिए। पर उसके अंदर दूसरे भी एक चीज छुपी हुई है जो दिखती नहीं है और अभी तक साइंस को भी पता नहीं है। उसको योग प्राण कहता है। तो प्राण जो है वो उससे भी सूक्ष्म है, और वो हवा में ही रहता है। हवा अंदर जाती है, उसमें से फिर वो प्राण अलग होके हमारे एस्ट्रल के अंदर चला जाता है वाया मूलाधार। तो मूलाधार से उसकी एंट्री हो जाती है एस्ट्रल के अंदर। तो देखो भगवान ने कितना एक सुंदर चीज बनाई है। आज तक में इंसान ने कभी कुछ ऐसा बनाया नहीं है कि भगवान ने ये जो शरीर बनाया है उसके अंदर हवा के दोनों घटकों को अपना शरीर अपने आप में अलग कर देता है। हवा जो हम अंदर लेते हैं तो उसके अंदर से जो गैसेस है वो फिजिकल बॉडी में जाते हैं, और जो प्राण जो है वो अपने आप में अलग होके वो एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। तो ये कितना एक बढ़िया जो है एपरेटस भगवान ने बनाया है। वो कभी शायद साइंस ऐसा बना भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक दोनों चीज़ों को वो अलग करता है। और क्योंकि जो प्राण है वो एस्ट्रल बॉडी का फूड है, तो एस्ट्रल बॉडी प्राण से जिंदा होता है, और हर क्षण प्राण आता है। श्वास तो हम कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, 5-10 मिनट अगर श्वास नहीं अंदर आया तो भी आदमी जिंदा रह सकता है। पर जो प्राण जो अंदर है उसको उसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी पड़ती है। तो और प्राण दूसरे रूप में भी आता है, पांचों इंद्रियों से भी आता है। तो प्राण किसी तरह भी अंदर चालू रहना जरूरी है एस्ट्रल के अंदर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राण के बिना एस्ट्रल जी नहीं सकता, इसलिए प्राण एस्ट्रल का फूड है।
पर प्राण की जितनी क्वालिटी अच्छी होगी हमारे अंदर, जितनी शुद्धि होगी प्राण की, इतना हम हवा के साथ में या पांच इंद्रियों से एक अच्छे क्वालिटी का या अच्छे ग्रेड का प्राण को हम अंदर स्वीकार कर सकेंगे। तो हमारी योग की प्रैक्टिस इसका महत्व यही है कि हम प्राण की शुद्धि करें। इसीलिए रिफाइनिंग फेज वगैरह तावरिया जी ने दिया है कि जिसके द्वारा हम प्राण को शुद्ध करें, उसका जो ग्रेड है उसको चेंज करें, अपग्रेड करें, और जो प्राण जो प्रकृति के अंदर है उसमें से वो सूक्ष्म प्राण हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, ताकि हमारा बीइंग का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो है एक एयर फूड के अंदर जिस तरह कहते हैं, तो ये दो चीज़ है, हवा के अंदर दो चीज़ आती है, फिजिकल में गैस और एस्ट्रल के अंदर प्राण। तो इतनी पूर्व भूमिका के बाद हम अभी किताब में से आगे पढ़ते हैं। Of three factors, the second factor is breathing. The first being food and drink, for which, like sleep, we have laid down certain formulas and does and don'ts. तो ये दूसरा जो है अभी ब्रीदिंग के बारे में है। पहला जो है फूड और ड्रिंक का है, तो उसकी उन्होंने क्या उसमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसके आगे उन्होंने स्लीप के बारे में भी बताया था अगले चैप्टर के अंदर कि स्लीप कैसी होनी चाहिए, कितने आवर्स की होनी चाहिए, उसका क्या क्या टाइमिंग होना चाहिए। इसी तरह लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि फूड के बारे में भी, फूड और ड्रिंक के बारे में भी उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था, वो हम देख चुके हैं। इन चैप्टर 8 we have given a fleeting thought to some aspect of breathing. तो 8वें चैप्टर में उन्होंने ब्रीदिंग के बारे में भी कुछ बताया था। However, let us go in detail and study the very important 3-step rhythmic breathing 3SRB. तो यहाँ वो ज़्यादातर 3SRB की बात करेंगे। It is known as 3-step breathing, 3-step, because at a time all the 3 steps are not to be mastered. तो ये इसमें 3 steps जो है वो एक साथ में उसकी मास्टरी करनी नहीं है और होती भी नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है और धीरे धीरे मास्टरी हमें लेनी पड़ती है। द फर्स्ट स्टेप इज टेक्निक, द सेकंड स्टेप इज वॉल्यूम एंड द थर्ड स्टेप इज रिदम। When all the 3 steps are mastered, it is known as all purpose or 3-step rhythmic breathing. तो ये 3 स्टेप्स, टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम जो है वो 3 स्टेप्स है, और उसको तीनों को एक साथ में जब मास्टरी हो जाती है तब वो उसको ऑल पर्पस भी कहते थे। मतलब कि जिससे हर प्रकार के हमारे जो हेतु है, जो पर्पस है, वो सॉल्व हो सके। इसीलिए मतलब कि आपके कोई भी चीज़ है, एक्चुअली कुछ भी हो, हमारा मन इसके अंदर, मन का रोल हमेशा रहता है, और 3 स्टेप से तो हम मन ही बदल देते हैं। तो ऑल पर्पस इसीलिए कहा गया है कि भाई आपको जो भी चाहिए वो ऑल पर्पस से मिल सकता है, क्योंकि आप मन को सुधार लोगे और मन सुधरेगा तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे कहते हैं प्राणायाम इज पॉसिबल ओनली आफ्टर प्रत्याहार। अब जो लोग हम अष्टांग योग जानते हैं तो उसके अंदर थोड़ा हमें ये कंफ्यूजन होगा। यहाँ कहते हैं प्राणायाम इज पॉसिबल ओनली आफ्टर प्रत्याहार। अब अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार 5वां स्टेज है और उससे पहले प्राणायाम आता है। यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्याहार शुरू होने के बाद ही प्राणायाम होता है। तो ऐसा किस लिए? क्योंकि जो एक प्रत्याहार, अभी समझने की बात यह है कि अष्टांग योग में भी जो 8 अंग है वो भी स्टेप्स नहीं है। मतलब कि एक को मास्टर किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा नहीं है। मतलब आपने यम किया, फिर आप नियम करोगे, फिर आसन पर जाओगे, फिर प्राणायाम पर जाओगे, फिर तो बहुत सारी जिंदगी हमें चाहिए, कभी भी हम इसको मास्टरी नहीं कर सकते, जन्मों जन्मों तक करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। तो साधक जो प्रैक्टिस करते हैं उससे वो प्रैक्टिस करते करते एक बार प्रत्याहार के ऊपर पहुंच जाता है, फिर रियल अष्टांग योग चालू होता है। तो हम जो अभी कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिस तावरिया जी ने बताई, वो तो एक पूर्व भूमिका में, प्रीफेस में हम करते हैं, जिससे हम एक तैयारी कर सकते हैं अष्टांग योग के लिए। और ये करते करते जब हम प्रत्याहार के ऊपर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में फिर अष्टांग योग चालू होता है। तो प्रत्याहार ऐसा एक जंक्शन है कि जहाँ से दोनों ओर साधक की साधना होती है,
वो फिर उस समय यम नियम आसन प्राणायाम भी उसके होते रहते हैं, और आगे फिर धारणा ध्यान समाधि का भी अभ्यास उसका होता रहता है। तो ये समझने की बात थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अष्टांग योग जो स्टेप्स नहीं है इस प्रकार के, तो प्रत्याहार के बाद प्राणायाम जो बताया है वो सही है, इसीलिए क्योंकि पहले प्रत्याहार पर पहुंचना पड़ता है, उसके बाद में अष्टांग योग चालू होता है। प्लीज नोट दैट नाइदर थ्री स्टेप नॉर एनी अदर रिदमिक ब्रीदिंग इज प्राणायाम। तो वो कहते हैं कि रिदमिक ब्रीदिंग या कोई भी टेक्निक जो है वो प्राणायाम नहीं है। सो कॉल प्राणायाम मतलब कि हम जो अभी बहुत सारे लोग अब प्राणायाम के नाम पर अनुलोम विलोम ये सब सिखाते हैं, पर वो कहते हैं कि वो प्राणायाम नहीं है, वो श्वासायाम है, मतलब वो आप श्वास की क्रिया करते हैं। प्राण तो वो एस्ट्रल में जाता है, अभी हमने देखा कि प्राण जो है वो एस्ट्रल का फूड है। तो एस्ट्रल का तो अभी हमें कोई अनुभव ही नहीं है, एस्ट्रल हमारा कहाँ है कैसा है वो कुछ हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए हम कुछ एस्ट्रल के बारे में कह नहीं सकते, और एस्ट्रल में क्या जा रहा है, हमारे अंदर प्राण भी जा रहा है, तो वो कोई हमें कोई उसकी कोई फीलिंग नहीं आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज को आपको अनुभव ही नहीं है, जिस चीज की फीलिंग ही नहीं है, उसको आप उसका आयाम, प्राण का आयाम किस तरह करोगे। प्राणायाम मतलब तो डायरेक्ट द प्राण, प्राण को एक गति देना, एक दिशा देना। तो वो तो जब तक इसका परिचय ही नहीं तब प्राणायाम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो दुनिया भर में जो सिखाया जाता है वो तो श्वासायाम है, श्वास की क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम प्रत्याहार के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि प्रत्याहार पर आप जाते हो तो आपका उस समय एस्ट्रल तैयार हो जाता है, आपके एस्ट्रल को आप सेंस कर सकते हैं, और इसीलिए आप फिर प्राण को भी आप अनुभव कर सकते हैं, और उसके बाद में आप प्राणायाम कर सकते हैं। Also note that no person can do any pranayam who has not reached the critical certain stage. ये critical certain stage वो भी प्राणायाम ही प्रत्याहार ही है। प्रत्याहार को जो अगले चैप्टर में वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बताते हैं, तो वहां तक नहीं पहुंचता है वो आदमी प्राणायाम कर ही नहीं सकता है। We shall explain pranayam is in details later. This three-step rhythmic breathing will subject our body to a new rhythm. तो ये हमें हमारे बॉडी के अंदर एक नई रिदम को इंट्रोड्यूस करने के लिए थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमें करना है। दिस ब्रीदिंग बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस इज टू बी मेड नेचुरल ब्रीदिंग, और उसको करते करते हमारा एक नेचुरल ब्रीदिंग, जैसे कि हमारा अभी जो नॉन रिदमिक ब्रीदिंग है वो नेचुरल ब्रीदिंग हो गया है, जब वो नेचुरल है नहीं, तो जब रिदमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी तब हमारा रियल नेचुरल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा। अब इसकी थ्री स्टेप की प्रैक्टिस किस तरह करनी है वो धीरे धीरे बताएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप बताएंगे, जो टेक्निक है उसके अंदर क्या करना है, बाद में सेकंड और थर्ड थ्री स्टेप का मतलब तीसरा स्टेप आएगा। टू लर्न प्रॉपरली प्रैक्टिस अब बताते हैं। टू लर्न प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस द फर्स्ट स्टेप, लाई डाउन इन बेड फ्लैट ऑन योर बैक। अब देखो ये सब बहुत प्राइमरी प्रैक्टिस है, पर अनफॉर्चुनेटली हम सब ने ये ज़्यादातर किया नहीं है, क्योंकि अभी आजकल जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं तो क्या होता है कि साधक के पास कोई टाइम होता नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप हम सिखा नहीं सकते, एक बार जो आया है उसको बता देना पड़ता है। तो हम तो अब थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग पूरा पूरा टेक्निक वॉल्यूम रिदम सब सिखा देते हैं, पर हकीकत में जो रियल प्रैक्टिस करनी है वो ये है, यहाँ जिस तरह बताते हैं कि पहला स्टेप ही करना है, और ये पहला स्टेप जिस क्यों करना है, और ये भी पहला स्टेप भी वो बोलते हैं 6 महीने तक करो, मतलब टेक्निक को ही आप 6 महीने फॉलो करो, उसके बाद में वॉल्यूम के ऊपर जाओ उसके बाद में, तो मतलब साल भर तो ऐसे ही हो जाएगा, आप थ्री स्टेप आप रियल थ्री स्टेप तो कर ही नहीं पाओगे। पर वो ये जो है ये बिकॉज ये 1960 में करीब ये किताब लिखी गई थी, तो उस समय ये एक उनका ये आदर्श ये था कि भाई इस तरह करना चाहिए। बाद में तो अभी ये म्यूजिक वगैरह आ चुके हैं हमारे पास में, तो हम लोग अभी डायरेक्ट थ्री स्टेप के ऊपर चले गए हैं। फिर भी मेरा एक अनुरोध ये रहेगा कि जो नए लोग हैं उनको तो ये खास फॉलो करनी है, पर जो पुराने लोग हैं जो खाली थ्री स्टेप पर चढ़ गए हैं ये सब किए बिना, उनको भी अभी फिर से, चाहे वो आप थ्री स्टेप चालू रखो अपना जो है वो, पर फिर से ये प्रैक्टिस भी 5-5 मिनट रोज करो, जिस तरह यहाँ इसमें बताते हैं कि भाई आप लेट जाओ और बैक के ऊपर, और फिर एक हैवी किताब आपके जो नेवल के भाग है उसके ऊपर रखो, और फिर आप ब्रीदिंग करने का प्रयत्न करो। पुट ए फेयरली
thick and heavy book on your navel equally above and below it. तो ये नाभि का जो आगे का हिस्सा है यहाँ का, वो वहाँ हमें एक हैवी किताब रख देनी है। फिर क्या करना है, कीप योर हैंड्स अंडर योर हेड, फिर दोनों हाथों को यहाँ नीचे रख देना है। नाउ ब्रेथ एज योर नॉर्मल ब्रीदिंग had been so far before you tried this out. अभी जिस तरह हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग नहीं, पर जिस तरह नॉर्मल ब्रीदिंग होता है हमारा, इस तरह हमें ट्राई करना है। मतलब म्यूजिक नहीं लगाना है, खाली आप श्वास लो और देखो, हाथ दोनों पीछे करके मस्तक के नीचे रख करके, कि अभी श्वास लेते हैं तो ये हिस्सा आपका फूल रहा है, आपका जो बुक जो आपको देख रहे हैं वो ऊपर आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। The raising and lowering of a book should however be practiced perceptible. तो जो किताब जो हमको दिखाई देती है वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, वो हमें देखना है। डू नॉट होल्ड द ब्रेथ बिटवीन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। श्वास कहीं भी रोकना नहीं है, खाली सिंपल श्वास लेते जाना है और वो किताब को आप देखते जाना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप डन लाइंग इन बेड और ऑन द फ्लोर। तो ये खास करना है हम लोगों ने भी, जिन्होंने ये नहीं किया है, चाहे कितने भी पुराने हैं, तो उनको ये खास करना जरूरी है, ताकि आपकी जो डायफ्राम की गति है, वो डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो ठीक तरह से हो पाएगी और आपका रिदमिक ब्रीदिंग अपने आप में अच्छी तरह बैठ पाएगा। नोट द एक्चुअल स्पॉट दैट राइज एंड फॉल्स कैन बी लोकेटेड एज फॉलोज। अब वो कौन सा जगह है जो ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए एक दूसरी भी टेक्निक बताते हैं। पुट योर पाम ऑन द स्टमक। हमारा जो ये पाम है, हथेली है, उसको स्टमक के ऊपर रखना है, विदाउट द बुक। द लिटिल फिंगर्स टिप टचिंग द नेवल। अब जो लास्ट फिंगर है वो नाभि के साथ में रहनी चाहिए। जो नाभि का जो होल है वहाँ हमारा जो लास्ट फिंगर है उसका टिप रहना चाहिए और बाकी की चार जो 4 फिंगर्स है वो ऊपर आना चाहिए। द स्पॉट 4 फिंगर्स अबोव दैट राइज एंड फॉल विथ ईच ब्रेथ। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ 4 फिंगर्स हमारे आते हैं, वो पार्ट है, वही हमारा वहाँ बुक रखनी है और वही हमारा ऊपर नीचे होना चाहिए ये ब्रीदिंग करते हैं उस समय। Endeavor to see or take care that no portion below the navel should rise and fall with the breath, and likewise there should be no movement of the chest when practicing the first step. तो ये भी ध्यान रखना है कि उस दौरान न चेस्ट फूलनी चाहिए या फिर नाभि के नीचे का हिस्सा है वो भी नहीं फूलना चाहिए, वो ऊपर नीचे दोनों नहीं होने चाहिए। खाली जो बीच में वाला पार्ट जो बताया है वही पार्ट से हमारा जो श्वास आता जाता है और वहाँ ऊपर नीचे होता है, वो उसको हमें खाली ऑब्जर्व करना है। दिस फर्स्ट स्टेप शुड बी प्रैक्टिस फॉर 10 minutes a day, gradually increasing this time period by 5 minutes every fortnight till you can do it for half an hour. तो 5-5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे करके आप आधा घंटा तक इसी क्रिया को करते रहे। फर्स्ट स्टेप, प्रैक्टिस इट सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग एंड विदाउट द बुक नाउ। उसके बाद में आप यही क्रिया आप जब आप बैठे हैं, चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा एक ऑब्जर्व करो कि आपका वो पार्ट जो है वो श्वास लेते समय बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका हमें उसकी ऊपर थोड़ा अटेंशन रखना है। स्लोली डू इट द होल डे एंड लेट इट सीज टू बी एन एक्सरसाइज। अब वो धीरे धीरे करके पूरा दिन जो है हम ब्रीदिंग करते हैं तो इसी तरह करना चाहिए, तब वो एक्सरसाइज नहीं बन जाएगा, वो नेचुरल एक आपका पार्ट बन जाएगा। फॉर नाउ इट इज अवर नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग। अब वो आपका नेचुरल वे बन जाएगा। यू शुड नाउ बी एबल टू डू इट अनकॉन्शियसली एंड येट करेक्टली। अब यहाँ जो शब्द है अनकॉन्शियसली, ये बहुत महत्व का है कि अभी आपको अनकॉन्शियसली करना है। उसका मतलब क्या?
उसका मतलब ये है कि कॉन्शियसली का ये जो है हमारा फोरहेड है उसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। तो जो चीज हम कॉन्शियसली करते तो हमारा ये फोरहेड को हम यूज करते हैं कॉन्शियस ब्रेन का। अब हमें ये कॉन्शियस ब्रेन का उपयोग नहीं करना है यहाँ, बस वो एक ऐसे ही उसकी ये एक अंदर हैबिट बन जाती है कि हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, फिर भी ये अनकॉन्शियसली होता ही जाता है। तो यहाँ फिर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, इतनी हमने इसको ट्रेन कर दिया है ये हिस्सा कि वो अपने आप में ही इसी तरह चलता रहता है। तो अनकॉन्शियसली होना चाहिए। और आगे जाके पूरा जो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है वो भी एक मोमेंट के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि पूरा के पूरा जो है वो हमारा अनकॉन्शियसली होना चाहिए। अभी तो हम जब करते हैं तो म्यूजिक के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, म्यूजिक हम चूक जाते हैं तो ब्रीदिंग भी मिस हो जाता है, ऐसा होता है। पर एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि आपका खाली डायाफ्राम ही काम कर रहा है रिदम के अंदर, और आपका ब्रीदिंग होता जाता है और आपको पता भी नहीं है। हालांकि एक अवेयरनेस रहती है वो अलग बात है, पर आप स्पेशल अटेंशन उसके ऊपर नहीं देते हैं। तो ये यहाँ कहाँ है कि अनकॉन्शियसली बी वेरी प्रेजेंट एंड परसिस्टेंट। तो एक जागृति पूर्वक खंत पूर्वक इसको करते रहना है। डू नॉट बी इन ए हरी, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। द सेकंड स्टेप, अभी ये पहला जो है वो उसको करते रहना है लंबे समय के लिए, फिर सेकंड स्टेप के ऊपर जाना है। द सेकंड स्टेप रिक्वायर्स ऑन द स्टैंड नियर ए वॉल बट नॉट टचिंग इट। अब एक दीवार जो है उसको उसको फेसिंग नहीं करना है, उसे उल्टा आपको खड़े रहना है, मतलब आपके पीछे दीवार रहती है और करीब आधा फीट का डिस्टेंस आपके बीच में रहना चाहिए, दीवार और आपके बीच में। इस तरह आपको दीवार के पास में खड़ा रहना है। विथ बैक टू द वॉल ब्रेथ द फर्स्ट स्टेप। अब जिस तरह फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ का हिस्सा हम उठाते इस तरह दीवार के पास में खड़ा रह के पहला स्टेप ये करना है कि श्वास लेते हैं और ये हिस्सा जो है नाभि के ऊपर वाला हिस्सा वो फूल रहा है, ये करना है। एज यू ब्रीद इन रेज योर हैंड्स अबव योर हेड सो दैट द बैक ऑफ द पाम्स टच द वॉल। अब ये सेकंड स्टेप की टेक्निक बताते हैं कि आप दीवार के पास खड़े तो हो गए, अभी आपको इस धीरे धीरे करके हाथ को सीधा पीछे की ओर ले जाना है और पीछे जो दीवार है उसको आपको आपका जो जो पीछे का हाथ का हिस्सा है वो आपका उसको दीवार को टच होना चाहिए। तो श्वास लिया और श्वास लेते लेते उसको पीछे की तरफ ले जाए गए हैं और फिर श्वास छोड़कर हम आगे ले आते हैं, उसको फिर नीचे करते हैं। एज यू लोअर योर हैंड्स ब्रीथ आउट, श्वास निकाल के हाथ नीचे करना है। डू नॉट होल्ड द ब्रेथ एट एनी स्टेज, श्वास रोकना नहीं है। इन द सेकंड स्टेप वी ब्रेथ एज वी डिड इन द फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप के अंदर भी हमें श्वास जो लेना है वो नाभि से ही लेना है। द स्टमक राइज विद द ब्रेथ वी ब्रीथ इन, बट व्हेन द हैंड्स रीच the shoulder level, also raise the chest a little by feeling air in the chest too। अब हाथ जैसे जैसे ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ शोल्डर तक आए, तब उसके बाद में फिर छाती में भी हवा भरने चालू करना है। तो पहले यहाँ ये हिस्सा तो फूल गया है, नेवल पार्ट वाला जो है हिस्सा उसको हमने फुला दिया है। अब हवा भरते भरते इसको भी फुला रहा है, मतलब अब दोनों पार्ट जो है अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, ये स्टमक पार्ट जो है उसको वो लोअर चेस्ट कहते हैं। तो लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों को फिर फिलअप करना है। एक बात समझनी है कि यहाँ एक कई लोग ऐसा गलत शब्द का उपयोग करते हैं कि हमने श्वास को पेट में भरा है। देखो श्वास कभी भी पेट में नहीं जाता है, श्वास जो है उसका एरिया जो है वो लंग्स ही है, वो लंग्स के आगे श्वास कहीं भी नहीं जा सकता है। पर क्योंकि जब श्वास हमारा अंदर जाता है उस दौरान हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है तो हमारा पेट फूलता है। तो इस तरह कई बार इग्नोरेंस में ऐसे एक होता है कि भाई श्वास हमारा पेट में जाता है, वो नहीं हो सकता, वो खाली डायाफ्राम नीचे जाता है इसलिए आपको ये फीलिंग आती है। बाकी है पेट जो फूलता है वो डायाफ्राम की वजह से। दिस इज हेल्प बाय रेजिंग ऑफ हैंड्स फ्रॉम शोल्डर लेवल टिल यू टच द वॉल।
तो अभी जो छाती में हवा भरते हैं तो हाथ पीछे तक जाता है, तब तक वो श्वास भरते जाना है, फिर दोनों एक फुल हो जाएंगे, श्वास के साथ में दोनों अप हो जाएंगे। In the second step, we feel in the lower chest as well as the higher chest when the lower chest is raised. ठीक है, तो अभी हम जो श्वास ले रहे हैं तो पहले तो ये लोअर चेस्ट को तो हमने फुला लिया है, अभी साथ में ये अपर चेस्ट को भी हम फुलाते जाते हैं और इस तरह हम हाथ को पीछे ले जाते हैं। Once you understand the technique, there is no need to stand near the wall as we did in earlier practice. बाद में आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप जब श्वास लेते हैं तो पहले ये फूल रहा है लोअर चेस्ट, और साथ साथ में जैसे अंदर आवाज और जाती है तो आपका ये अपर चेस्ट जो है वो भी फूल रही है। एक बार आपको वो समझ आ जाएगी, फिर दीवार के पास खड़ा रह के करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एक और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे शिविरों में पहले हम कराते थे कि 3 स्टेप का आप म्यूजिक रख के, यही चीज उसमें भी आ जाएगी कि 3 स्टेप का आप म्यूजिक रख के फिर आप दीवार के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं है, पर खड़े रह के आप इसको करें, मतलब 1 2 3 के अंदर पूरे हाथ को पीछे तक ले जाओ, 5 6 के अंदर फिर से नीचे लाओ, फिर 1 2 3 के अंदर म्यूजिक के साथ भी आप कर सकते हैं। ये बाद में हम लोगों ने ये ऐड किया है, पर ओरिजिनल टेक्निक में इस तरह है, क्योंकि इसमें थर्ड स्टेप अभी रिदम की बात ही नहीं है, ये पहले खाली एक चेस्ट को और ये जो हमारा डायफ्राम हो उसको तैयार करने के लिए पहले ये करना जरूरी होता है। Now practice the second step, sitting, standing and walking, and it should be possible unconsciously. यहाँ फिर से अनकॉन्शियसली बात आई कि भाई अभी ये सेकंड स्टेप भी है, मतलब ये पेट वाला हिस्सा और छाती वाला हिस्सा दोनों अभी उठ रहे हैं और दोनों फॉल हो रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि वो अपने आप में हो रहा है। Do not begin the second step till you have practiced the first step and at least have practiced for 6 months. देखो, अब ये 6 महीने तो पहले खाली ये लोअर एचएस को ही, मतलब कि स्टमक का भाग को ही फुलाना और अंदर करने की बात है। उस जमाने में मतलब कितना वो स्ट्रिक्टली काम कराते होंगे, किसी को कोई सिखाते होंगे, तो अब आजकल हमारे पास तो समय ही नहीं है, फटाफट हमको तो सब करना है, तो हम तो आ गए 3 स्टेप के ऊपर और ये सब हमने छोड़ दिया। इसीलिए हमारी ये कचास है, ये एक हमारी एक वीकनेस रह गई है कि हमारा 3 स्टेप अच्छी तरह होता नहीं है म्यूजिक के बिना। जैसे हम तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बैसाखी शब्द का उपयोग करता है कि भाई हम बैसाखी के इसके सहारे चलते हैं, इस तरह ये 3 स्टेप का म्यूजिक हमारे लिए बैसाखी हो गया है। बैसाखी आप गुजराती में घोड़ी कहिए ना, काक घोड़ी, तो एना जेવું થઈ ગયું છે। तो बैसाखी जैसा म्यूजिक नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये सब प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए एक ये सब फॉल्ट रह गया है, तो फिर से हमें ये सब करना चाहिए। The first step with the book was to give you the feeling of breath in the lower chest and this standing near the wall as a second step now gives you a feeling of breath in upper chest. तो ये 2 टेक्निक अलग अलग उन्होंने बताई। पहली, एक बुक रख के करना है तो आपको लोअर चेस्ट का अनुभव होगा, और दीवार के पास रहकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका अपर चेस्ट का आपको एक अनुभव होगा। The 2 steps combined means the breath, the breathe and expand the lower rib and the upper rib both simultaneously. जब दोनों करते करेंगे अब लोअर चेस्ट, और तो हमारी रिब भी है, यहाँ है रिब्स और यहाँ है, तो जो ये नीचे वाली रिब्स और ऊपर वाली रिब भी वो खुलती जाएगी, दोनों जब करेंगे तब, और सिकुड़ेगी। Do not hold the breath at any stage. Do not make efforts to ब्रीथ डीपली, यहाँ गहरी श्वास भी नहीं लेनी है, नॉर्मल श्वास। डू नॉट डू दिस एज एन एक्सरसाइज बट एज ए वे ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। तो अगर दिन भर में आप इसकी प्रयत्न कर सकते हैं और नॉर्मल वे में। डू नॉट एक्सपांड द रिब्स इधर ऑफ लोअर चेस्ट और हायर चेस्ट एज
डन इन डीप ब्रीदिंग। तो जिस तरह डीप ब्रीदिंग में ऐसा खींच खींच के बढ़ते हैं और ये दोनों रिब्स को फुलाते हैं, इस तरह नहीं करना है उसमें। दिस इज मियरली करेक्ट ब्रीदिंग एंड नॉट डीप ब्रीदिंग। तो हम ये हमारा ब्रीदिंग का एक करेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। हालांकि साइंस के अंदर आजकल डीप ब्रीदिंग का भी बहुत महत्व बताया है, पर वो फिजिकल लेवल पर कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी, आप ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाएगा, तो ब्लड के जो कंटेंट्स है वो हीमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड सेल्स वगैरह अच्छे हो जाएंगे। ये सब रिसर्च भी हो रहा है, तो ये सब फिजिकल लेवल पर है, तो अच्छा है, इतना भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में आजकल कई लोग करते हैं, कराते हैं, पर योग के अंदर इससे भी बहुत आगे की बात है। टेक टाइम टू मास्टर दिस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कंबाइन। तो धीरे धीरे करके उस दोनों के ऊपर मास्टरी लेनी है। द बेस्ट स्टडी इज टू ऑब्जर्व ए चाइल्ड अबाउट ए ईयर और टू ओल्ड एंड वॉच इट व्हेन asleep फ्लैट ऑन द बैक। अब जब बच्चा एकदम छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल का, और वो जब बैक के ऊपर सोया हुआ है, तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि इसका ब्रीदिंग किस तरह चल रहा है और क्या चल रहा है, ये और लोअर चेस्ट अपर चेस्ट चल रही है क्या, और किस तरह इसका ब्रीदिंग कितना फास्ट है कितना स्लो है, वो आप ऑब्जर्व करिए। दिस इज द वे एवरी चाइल्ड ब्रेथ्स फ्रॉम बर्थ। तो बच्चा जो है वो इसी तरह, आप बच्चे को देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई बच्चा तो नेचुरली ये सीख के ही आया है कि उसको अपर और लोअर चेस्ट जो है दोनों एक साथ में ही फुलाना है और सिकुड़ना अपने आप में यह होता है। मतलब ये जो हम सीख रहे हैं वो ऐसे नई चीज नहीं है, वो बचपन में हम कर चुके हैं और अभी हम भूल गए हैं, इसलिए हमको फिर से ये कॉन्शियसली करना पड़ता है। As the child grows, it changes this correct way to incorrect way of the world. और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब जब से उसका इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, उसके अंदर इमोशंस चालू हो जाते हैं और इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद में उसका ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाता है और ये नेचुरल वे जो है वो उसका चला जाता है। मतलब हम सब ने बचपन में ये सब करके ही आए हैं नेचुरल फॉर्म में, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो ये वी लॉस्ट इट, वो फिर चला गया। नेचर wants us to breathe this way as explained in this chapter। तो प्रकृति तो यही चाहती है कि हम फिर से अभी इसी तरह हम श्वास लें। द चाइल्ड इज टाइनी एंड द ग्रोथ रेट at that stage is tremendous, and so the breathing is faster and has its own set rhythm। तो उस समय बच्चा एकदम छोटा होता है और इसका इसका जो श्वास का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी एकदम फास्ट होता है उसका। तवरिया जी कहते थे करीब करीब 36 के जिस तरह हम 36 की रिदम के ऊपर ब्रीदिंग करते हैं, इस तरह ये बच्चे का भी श्वास जो है करीब करीब 36 की रिदम के ऊपर चलता है। पहले जो 9 महीना तवरिया जी कहते थे फर्स्ट 9 months ऑफ द बर्थ, वो जो है वो 36 की रिदम के ऊपर, मतलब 1 मिनट में करीब करीब 36 बार श्वास लेता है। फिर बाद के 9 महीने जो है वो करीब करीब 1 मिनट में 18 श्वास के रिदम से और इस तरह वो श्वास लेता है, और लास्ट में 27 महीने तक वो 12 की रिदम के ऊपर श्वास लेता है, मतलब 1 मिनट में 12 बार श्वास चलता है उसका। उसके बाद में इसकी इमोशन 27 महीनों के बाद में इसका इमोशन डिस्टर्ब होने लगता है क्योंकि वो समझदार होता जाता है। तो जब इसको कोई डांटता है, उसको कोई फटकारता है, कई लोग माँ बाप स्ट्रिक होते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, तो उसका इमोशंस, उसका जो है अंदर की फीलिंग एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद में वो जो ये नेचुरल रिदम है वो चली जाती है। Persons over 21 years of age have completed their physical growth, and though the size of the body is bigger than the size of the body of the baby, the physical growth hence is as such nil। तो हमारा जो शरीर का विकास होता है तो 20-21 साल तक का इसका विकास होता जाता है। तो जो बच्चा का जो उस दौरान जो उसका विकास होता है, पहले कुछ महीनों या कुछ पहले 2-3 साल तक का जो विकास होता है वो एकदम फास्ट होता है।
और उस दौरान उसकी, क्योंकि एक नेचुरल रिदम पर के ऊपर उसका ब्रीदिंग भी होता है। बाद में हमारा जो विकास होता है बॉडी का, तो वो बॉडी का विकास 21 साल के करीब करीब हमारा कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा जो टिश्यूज, बोन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, नर्व्स, ये सब जो सेल्स है, वो सब उसका जो ग्रोथ है वो 21 साल के तक में तो वो कंप्लीट हो जाता है। द रिदम विल देयरफॉर वेरी, मतलब इसके अंदर एक वेरिएशन होता है। वो जो थी वो रिदम, अलग अलग रिदम के ऊपर बच्चा ने श्वास लिया, पहले 9 महीना अलग, फिर अलग, फिर अलग, और बाद में तो रिदम चली गई। अब तो हम जो श्वास ले रहे हैं बिना रिदम की का श्वास है। It is therefore the third step where we shall differ from the child's breathing rhythm but not in technique. तो यहाँ जो टेक्निक है, वो जो बच्चा की जो टेक्निक है उसको इसी तरह हमें भी ये फॉलो करना है। और अभी हम टेक्निक को ही फॉलो कर रहे हैं, अभी हम रिदम सीखे नहीं है, तो हमारे पास रिदम नहीं है। तो बच्चे के अंदर टेक्निक और रिदम दोनों थी, अब हमारे पास खाली टेक्निक आ गई है, तो ये पहले फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो है वो टेक्निक को फॉलो करते हैं, अभी रिदम के ऊपर हमारा जाना बाकी है। It is true that it is true that before we find the new method beneficial, we have to give a fair and honest trial without being over anxious. तो आगे जाने के लिए ये इतना तो करना पड़ेगा, ज़्यादा एंशियस होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा उत्सुक होने की, क्योंकि अभी तो हम इतना एंशियस हो गए और टेक्निक, वॉल्यूम, रिदम सब हमने सीख लिया और करने लगे हैं। पर वो कहते हैं कि ज़्यादा उत्सुक मत बनो, धीरे धीरे करके इस सब के ऊपर मास्टरी लो। इट विल पे अस टू गो स्लो, तो धीरे धीरे जाने में ही फायदा है। We should spend at least 6 months for the first step and about 6 months more for second step. तो 1 साल तो हम टेक्निक सीखने में ही लगा देंगे, और वो जरूरी भी है। तो अगर हमने फिर से हम इसके लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, जितना हो सके इतना हमको करना चाहिए। If we honestly go so far, we are ready for the most important third step. और 1 साल के बाद वो फिर थर्ड स्टेप रिदम के ऊपर जाने की उस समय तो बात करते थे। तो ठीक है, हम तो अभी तीनों कर रहे हैं, पर ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का भी हमें साथ साथ में अभ्यास करना पड़ेगा। इन द थर्ड स्टेप वी डिसाइड ऑन द वॉल्यूम एंड द रिदम। अब तीसरा स्टेप आएगा। तीसरा स्टेप के अंदर दोनों ले लिया है उन्होंने, वॉल्यूम और रिदम दोनों को ले लिया है। ए फुल ब्रेथ इज फुल ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट विदाउट होल्डिंग ब्रेथ। तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। एक फुल जो वॉल्यूम है, जो श्वास का, वो फुल ब्रेथ है, उसके अंदर श्वास का आना और जाना ही है, उसमें श्वास रोकने की बात नहीं है। वन सच फुल ब्रेथ इज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कंबाइंड एज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सो फार। तो इस तरह हमारा फुल ब्रेथ होगा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को लेकर। द फुल ब्रेथ इज टू बी टाइम्ड टू 6 बीट्स ऑफ द पल्स। अभी ये रिदम के ऊपर आया है। ये रिदम में उन्होंने क्या बताई कि 6 बीट्स बताया। तो 6 बीट्स उस जमाने में, तो जब ये तो सब क्रिया है बहुत हजारों साल पुरानी है, हमारा योग जो है हजारों साल पुराना है। तो जिस समय ये सेकंड आवर्स का जो टाइमिंग का जो कंसेप्ट था वो नहीं था, उस समय की ये सब बात है। तो उस समय ये बीट्स वगैरह के ऊपर चलता था, और अलग अलग संस्कृत में नाम थे। जैसे कि एक हम आँख की पलक मारते हैं, उसको निमेष कहते थे। तो इस तरह अलग अलग टाइमिंग के हमारे उस समय के अंदर इस तरह की भाषा थी, ये सेकंड आवर नहीं था। तो जो हमारा श्वास है, आना और जाना जो है, वो 6 पल्स बीट के अंदर होता है। अब नॉर्मल कोर्स में आज के एक आदमी का जो हार्ट रेट जो है वो 72 है। मतलब कि 6 पर जो पल्स रेट है उसको आप ये कर डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा ब्रेथ भी हम इसको करेंगे तो 5 सेकंड का
एक हो जाएगा। 60 सेकंड्स में हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो फिर 5 सेकंड का एक ब्रेक, मतलब 5 सेकंड लो या 6 पल्स रेट लो, ये दोनों एक ही बात है। Therefore, with the beat 1, 2, 3 we complete the first step। तो अभी जब हार्ट बीट या अभी हम सेकंड की बात करते हैं तो 1, 2, 3 सेकंड के अंदर हम फर्स्ट और स्टेप मतलब छाती और पेट दोनों का जो है वो लोअर चेस्ट और हायर चेस्ट दोनों का हमारा जो काम है वो 1, 2, 3 में हो जाना चाहिए, फुल जाना चाहिए। Breathing in only without holding breath, and with beats 5 and 6 not counting 4 we breathe out and complete the second step breathing out only। तो अभी 1, 2, 3 के अंदर श्वास लिया, 4 को छोड़ दिया, काउंट नहीं करते, और 5, 6 के अंदर हम श्वास लेते हैं। अब देखो ये तावरिया जी ने जब रिदम बनाई तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं डाला जो हम ये कमेंट्री के साथ भी जो आती है ना उसमें कहते हैं 1, 2, 3, 5, 6 ऐसा कहते हैं, 4 नहीं कहते हैं। तो नए लोगों को ऐसा होता है कि भाई अगर ये इसके अंदर काउंटिंग ही करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 बोलो ना, ये 5, 6 क्यों है? पर लोग समझते नहीं, इसके पीछे भी एक साइंस होता है। अब जब आप श्वास लेते हैं तो 1, 2, 3 में श्वास लिया, फिर एक नेचुरल पोज यहाँ होता है और फिर 5, 6 होता है। मतलब आप श्वास लिया और ऐसा फट दे के वो नीचे नहीं आ जाता है। एक गाड़ी चलती है रास्ते के ऊपर, उसको अगर रिवर्स में जाना है तो वो रोकना पड़ता है, फिर रिवर्स में वो आती है ना। तो हमारा श्वास है वो जैसे ऊपर आता है, वहां से वो जब नीचे जाने लगता है तो वहां एक 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 बिट्स एक बिट्स वहां चली जाती है, वो 4 है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 वहां पर है और 5, 6 फिर नीचे है। तो इस तरह उसने वो एक एक बुद्धि बहुत इसमें एक इंटेलिजेंटली ये सब ये रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसलिए 1, 2, 3, 4 अवॉइड किया है और 5, 6 है, 4 में नेचुरल पोज है। द माउथ रिमेन्स क्लोज एंड काउंटिंग इज मेंटल 1, 2, 3, 5, 6। ट्राई दिस रिदम विथ द न्यू perfect technique of the first and second step and watch its exhilarating effect on you। तो उसकी जो एक अच्छी जो असर आ रही है, एक आनंदित असर जो इसकी क्या आ रही है जब ये सब कंबाइन करते हैं, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट और ये 1, 2, 3, 5, 6 मतलब रिदम, तो आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति आएगी, आपको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आपको एक आएगा, एक फीलिंग आएगी। तो जब जब ये करते हैं अच्छी तरह हम, तो हमें भी पता है कि 3 स्टेप जब अच्छा होता है तो हमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग हमेशा आता रहता है। इफ यू फील टायर्ड और अनकंफर्टेबल, योर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स आर फॉल्टी। अगर आपको थकान लग रही है या आपको अनकंफर्टेबल आप हो रहे हैं तो समझिए 3 स्टेप के दौरान कि आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेप करेक्ट नहीं है। और यही बात है, कई लोगों को हम शुरू में कराते हैं तो 5-10 मिनट करते हैं और लोग बोलते हैं कि हम तो अभी थक गए करके। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपको ये करते करते थकान महसूस हो रही है या अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो दोनों स्टेप्स जो है वो कंप्लीट अच्छी तरह किए नहीं है, इसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है। प्रैक्टिस द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप वंस अगेन without the third step and without volume and rhythm being introduced to get the proper technique correct। तो अगर कोई ऐसा होता है तो आपको फिर से फर्स्ट और सेकंड स्टेप का अभ्यास करना पड़ेगा और बाकी के जो स्टेप्स है उसको छोड़ देना पड़ेगा। Now practice the complete 3-step rhythmic breathing daily for a few minutes. Increase slowly each week so that by about year's time it becomes a natural way of breathing for the whole day। तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि आप वो इस तरह की प्रैक्टिस करते जाओ कि 1 साल के अंदर वो आपका नेचुरल ब्रीदिंग बन जाए।
इफ यू आर और होल डे, मतलब कि आपका इस तरह धीरे धीरे करके पूरा दिन ऐसा हो। और हम जानते हैं कि कितना मुश्किल है, हम तो बिना म्यूजिक कर ही नहीं सकते, और म्यूजिक जैसे बंद हुआ तो बंद हो गया। तो ये मुश्किल बात है, फिर भी उन्होंने बहुत आसान रूप में बता दी है यहाँ। इफ यू आर क्वाइट रेगुलर योर 12 कंप्लीट सच रिदमिक ब्रेथ्स शुड टेक 1 मिनट। तो ये जब लिखते हैं वहाँ, उस समय तो वो म्यूजिक म्यूजिक था नहीं, म्यूजिक तो 1988 में फिर डेवलप हुआ। तो उस समय तो इस तरह ही काउंट करके ही या घड़ी में देख के ही कर अभ्यास करते थे लोग। तो आपका 12 होना चाहिए। अगर आप बिना म्यूजिक भी करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि 1 मिनट में 12 बार हो रहा है कि नहीं। 12 complete such rhythmic breath should take 1 minute. Observe yourself with a watch day in and day out. तो वो उस जमाने की बात है, तो घड़ी में देख के भी ये इसका अभ्यास करना पड़ता था। From the day you are able to breathe even the first step whole day, you will notice that you cannot stoop or double up in the chair or sitting anywhere else. तो कहते हैं कि अगर आपने पहला जो लोअर चेस्ट वाला भी अभ्यास ठीक रूप से कर लिया पहले दिन से, तो आप फिर आप देखोगे कि ये अगर चल रहा है तो आप वो बेंड होके या झुक के आप बैठ नहीं सकते। तो हमेशा ये होता है कि अगर हमारी राइट ब्रीदिंग होता है तो एक हमारा पोस्चर भी राइट अपने आप में हो जाएगा। ऐसे एकदम बेंड होके आप बैठोगे तो फिर आपका 3 स्टेप होगा ही नहीं। इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना तो पड़ेगा ही, इतना तो जरूरी है। तो इसीलिए जब से हम लोअर चेस्ट का अभ्यास शुरू कर देते हैं, चाहे रिदम नहीं भी हो, तब से आपके अंदर ये एक चेंज आ जाएगा कि आप स्ट्रेट बैठोगे। Because your lower chest must fill out and the region of the navel must push out with every breath. क्योंकि हर श्वास के साथ हमारा ये जो लोअर चेस्ट है उसको बाहर आना जरूरी होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर आना उसको जरूरी होता है, पर अगर झुक के बैठे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। It will give you a sensation of mild pain in the region if you stoop and you will reminded to sit up straight. तो अगर आप बेंड होके बैठे हैं तो आपको वहाँ माइल्ड पेन होगा, और आपको याद आ जाएगा कि नहीं मुझे तो स्ट्रेट बैठना है, और उसके साथ में फिर आपका ये लोअर चेस्ट का अभ्यास भी चालू हो जाएगा। दिस वुड ऑल्सो मीन दैट इनडायरेक्टली योर स्पाइन वुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड स्ट्रेट। तो ये स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठना बहुत जरूरी है। स्पाइन हमारा विचारों के ऊपर इसका बहुत प्रभाव रहता है। अगर आप स्ट्रेट बैठ के कुछ विचार करते तो वो अलग होते हैं, और ऐसे बैठ होके आप कुछ सोचते हैं तो ऐसे एक डल होते हैं, और उसके अंदर आपका जो विचार की क्वालिटी है वो भी हमेशा अलग होती है। और इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं तब भी हमको एक ये अपनी जो स्पाइन है उसको इरेक्ट रखनी पड़ती है। और जो लोग संत महात्मा लोग हैं उसको भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर इन लोगों की स्ट्रेट ही स्पाइन में बैठते हैं, ऐसे कोई लूज नहीं बैठते हैं। और ख़ास करके मैं पहले जे कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स देखता था, तो वो हमेशा एक चेयर के ऊपर बैठते थे और एकदम बॉडी उनका स्ट्रेट रहता था। तो ये एक ब्रीदिंग राइट ब्रीदिंग होता है तो पोस्चर भी राइट बन जाता है। नोट, whenever we say navel, the breath actually goes to the lungs, but the effect of bulging out is felt near the navel, 4 fingers above the navel, and gives a pointer that the new breathing as practice is correct. तो यही बात मैं जो पहले बता रहा था कि भाई हम श्वास लेते हैं तो श्वास तो लंग्स में ही जाता है, न कि हमारे पेट के अंदर जाता है। पर आप जब इस तरह अच्छी तरह ये श्वास आपका ये चलता है लोअर चेस्ट का मूवमेंट करने का, तो आपका ये नेवल का पार्ट जो है गिव्स ए पॉइंटर दैट द न्यू ब्रीदिंग इज प्रैक्टिस करेक्ट। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो सही ढंग से हो रही है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू नोटिस दैट यू stoop
and yet feel no pain, your breathing out ought to be incorrect. तो अगर आपको पेन नहीं भी होता है, आप बैठे हैं और पेन नहीं भी होता है, तो भी ये बता रहा है कि आपका ब्रीदिंग जो है वो इनकरेक्ट है. If in sleep you have the ability of pulling up your legs and stooping as you sleep on your side, you will be reminded during sleep also. तो एक अगर हैबिट हो जाएगी तो फिर हम रात को जब सोते हैं साइड पर और नी को बेंड करके, गुजराती में આપણે કહીએ તૂટ્યું વળીને સુવાનું, तो अगर ऐसा नी बेंड करके सोते हैं तो ये जो लोअर चेस्ट है वो काम नहीं करेगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका ब्रीदिंग ठीक रूप से नहीं हो रहा है. फ्रॉम नाउ ऑन, if you practice this breathing as your natural way of breathing and can continue the whole day without attention, you have indeed done a mighty big job. तो अगर आप अभी पूरा दिन इस तरह आपका ब्रीदिंग चल रहा है जिसके अंदर आपके तीनों स्टेप आ गए, टेक्निक, वॉल्यूम और रिदम तीनों आ गए और पूरा दिन अगर इस तरह आपका चल रहा है तो एक माइटी स्टेप आपने ले लिया, एक बिग, बहुत बड़ा काम आपका हो गया. और ये सही बात है कि अगर हमारा ज़्यादा नहीं पर दिन भर में हम कम से कम 8 घंटा अगर हमारा 3 स्टेप ब्रीदिंग सही ढंग से होता है दिन भर में, तो भी एक बहुत बड़ा बिग स्टेप्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपकी इमोशंस कंट्रोल हो जाएगी. और जो हम अभी 2:4:8:2 रेशियो से जी रहे हैं उसके बदले में आप धीरे धीरे 5:2:1 की ओर चले जाएंगे और फिर 5:2:1 के ऊपर एस्टेब्लिश भी हो जाएंगे. तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस पुराने लोगों को होनी चाहिए कि 8 घंटा तक आपका दिन भर में रिदमिक ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए. फिर धीरे धीरे करके उसको और प्रोलॉन्ग करो, 12 घंटा के ऊपर ले जाओ, 15 घंटा के ऊपर. नींद के अलावा, क्योंकि नींद के अंदर तो ये सही ढंग में दिन में चलेगा तो नींद के अंदर भी ये फिर चलता रहेगा, पर नींद के अंदर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं. पर दिन भर में अगर हमारा अनकॉन्शियसली ऐसा चलता है तो फिर रात को भी वो अनकॉन्शियसली स्लीप में भी ऐसा चलना चालू हो जाएगा. तो आप समझो कि एक बहुत प्रत्यार के एकदम करीब करीब पहुंच जाएंगे और आपकी अष्टांग योग की यात्रा फिर चालू हो जाएगी. दूसरी जो सिस्टम्स होती है उसमें ये प्रत्यार तक पहुंचने के लिए तो कितने जन्म तक काम करना पड़ता है. पर अगर ये सही ढंग से अगर हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर काम करते हैं तो कुछ सालों के अंदर ही हम प्रत्यार के अंदर हम आ सकते हैं. तो ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और तावरिया जी की टीचिंग का, कि अगर सही ढंग से फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रत्याहार ही एंट्री है. जो हम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कहते हैं तब तक कुछ स्पिरिचुअल होता ही नहीं है. जब आप प्रत्याहार में एंट्री लेते हैं तब आपकी स्पिरिचुअल यात्रा चालू होगी. और जो हम स्पिरिचुअल, जब जो कोई ग्रुप देखते हैं या जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसमें से आपको बहुत कम लोग ये प्रत्याहार स्टेज तक पहुंचने वाले भी मिलेंगे. जो लोग आजकल जो महात्मा महात्मा कहलाते हैं उनमें से भी कुछ लोग ही ऐसे हैं कि जिन लोगों ने प्रत्याहार को टच किया होगा. तो ये इतना आसान नहीं है, फिर भी ये मुमकिन है और ये सिस्टम तो इसको बताती है. अगर काम ही सही ढंग से करना चाहिए, ताकि आपके लिए रास्ता तो तैयार है. Our whole day after 12 months of the 3 स्टेप rhythmic breathing will appreciably change. our whole body, अपना पूरा शरीर जो है वो अगर 12 महीना अगर हमने इस तरह पूरा डे किया तो आपका पूरा जो शरीर है वही अंदर से चेंज, अंदर से बदलाव आ जाएगा. आपके जो केमिकल्स है वो चेंज हो जाएंगी, आपकी नर्वस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम जो काम कर रही है वो उसके अंदर बदलाव आ जाएगा. इवन आपकी स्किन, आपका जो ग्लो है उसके अंदर फर्क पड़ जाएगा. और आपकी अंदर की जो शांति है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी एक चेंज हो जाएगा अगर 12 महीना सिर्फ सही ढंग से किया तो. The changes will be within us but unfailingly felt by us.
तो अंदर के शरीर के अंदर रूपांतर होता है, शरीर के अंदर के भाग में रूपांतर होता है, पर फिर भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। और न सिर्फ हम, बस दूसरे लोग, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, वो भी महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। इट मस्ट चेंज, फॉर वी हैव नाउ इम्पोज ए न्यू रिदम ऑन द होल सिस्टम and subjected every ounce of blood and every cell in the blood to this new rhythm। तो अभी हमने ये चेंज तो क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी एक नई जो रिदम जो है, नई एक रिदम को इंट्रोड्यूस हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर कर दिया, और वो रिदम ही कर देती है। और आगे जाके हमारे जो पूरे बॉडी के सेल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो किस तरह चेंज होते हैं ये सेल्स के ऊपर? क्या होता है कि देखो, हम जो श्वास लेते हैं, अगर आपका श्वास रिदमिक है, मतलब कि आप श्वास के अंदर रिदम को अंदर ले रहे हैं। अब जो आपने श्वास लिया वो कहाँ जाता है? वो श्वास का जो है वो ऑक्सीजन वगैरह हमारे ब्लड के अंदर जाता है, और जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड के अंदर है, और दूसरे जो बॉडी के सेल्स है वो उसके साथ भी हमारे जो वेसल्स वगैरह जुड़ी होती है। तो ब्लड तो हर बॉडी के हर पार्ट के अंदर जाता है, हर सेल्स के पास बॉडी ये ब्लड जाता है। और अगर ब्लड के अंदर ये रिदम आ गई, मतलब कि हर सेल्स के पास ये रिदम चली जाएगी। तो तावरिया जी कहते थे कि भाई जैसे स्टार किस तरह ऐसे ब्लिंक करते हैं, इस तरह आपका जो पूरा जो बॉडी के सेल्स है वो इस तरह ये काम करने लगेंगे, तो पूरे के पूरे रिदमिक हो जाएंगे। Continuously the cells are replaced, the new one will be born with the new rhythm। अब ये एक सेल्स की एक खूबी क्या है कि वो जब मरता है तब वो सेम टू सेम उसकी मेमोरी दूसरे सेल को दे जाता है। ये इसकी उनकी एक अपनी हेरिडिटी है। तो उसके अंदर जैसे हम जानते कि भाई एक कैंसर का सेल है, या एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तो उसके जो सेल्स है वो जब मर जाते हैं और दूसरा नया सेल बनता है तो उसको वो कैंसर की मेमोरी दे देता है। तो कैंसर का इसलिए बहुत मुश्किल होता है उसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि नए सेल जन्मेंगे वो भी कैंसर वाले ही जन्मेंगे। इसी तरह यही प्रिंसिपल है कि अगर एक सेल रिदमिक बन गया और वो मर जाता है तो वो दूसरा नया सेल जन्मेगा, उसको वो रिदम देके जाएगा। तो फिर हम जिंदगी भर जो नए नए सेल बनेंगे तो हमारा रिदमिक सेल ही बनते जाएंगे। ये एक बहुत मजे की बात है, इम्पोर्टेंट बात है। Simultaneously, we are also changing our food habit as explained earlier, and so also our habit and hours of sleep। तो उसके साथ साथ में हम ये अभी 3 जगह पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक तो ब्रीदिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, और स्लीप के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि ब्रीदिंग के ऊपर काम करेंगे तो फूड और स्लीप के ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जितना आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तब आपको ज़्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बॉडी के अंदर थकान नहीं महसूस करेंगे। तो स्लीप की क्वालिटी है वो ब्रीदिंग की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह आपका ब्रीदिंग अच्छा चलेगा तो आपको ज़्यादा खाने की न इच्छा होगी न ज़रूरत पड़ेगी। आप दिन में 1 या 2 बार खाओगे फिर भी बॉडी एनर्जेटिक रहेगा, न कोई ज़रूरत पड़ेगी। पर सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारा ये फूड है, एयर फूड है, या ये हमारा 3 SR भी है, ब्रीदिंग है, उसको हमारा कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसमें से हमें बहुत एनर्जी मिल जाएगी। All these slow and gradual changes will be like the dawn after the dark hours that will surely, though slowly, burst into the morning glory। तो जिस तरह ये किस तरह का चेंज होगा? स्लोली। जिस तरह रात का अंधेरा होता है और धीरे धीरे सुबह में अंधेरा चला जाता है और फिर आकाश में एकदम उजाला आ जाता है, इस तरह हमारे अंदर जो ये सब हमारी जो मर्यादा है, जो लिमिटेशन है हमारे अंदर, जो इनकरेक्ट जो चीज़ें पड़ी है, वो अपने आप में सब कुछ बदलने लगेगी। पर वो जिस तरह अंधेरा एकदम नहीं चला जाता है, इस तरह ये सब
भी जाने में इस तरह का टाइम लेगा, पर श्योर चेंज इस तरह का आ सकता है। देयर विल बी ए कंप्लीट रिनोवेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। तो पूरा रिनोवेशन हो जाएगा। एक जैसे पुराना मकान होता है और उसको हम रिनोवेट करते हैं, नया बना देते हैं, तो ये हमारी फैक्ट्री है बॉडी ब्रेन सिस्टम की, वो पूरी रिनोवेट हो जाएगी अगर वो 24 घंटों बैठ गया और 12-15 कलाक भी चलने लगा तो। Note, we stress again that even in your own interest, we would not like to ask you to change your habit of food, sleep and breathing. But we shall be happy if you think it is worthwhile to change them yourself. अभी देखो, ये महापुरुष का एक लक्षण होता है कि वो कभी भी अपने विचार दूसरे के ऊपर थोपते नहीं है, दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ तावरिया जी ने ये सब चीज़ों का महत्व बता दिया कि भाई आपको फूड किस तरह लेना है, स्लीप किस तरह होनी चाहिए, आपका श्वास किस तरह चलना चाहिए। पर वो फिर भी कहते हैं कि दैट इज़ अप टू यू। आपको अगर ये सब करना है, आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट है तो करो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, पर अगर आप करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये एक महापुरुष का लक्षण होता है, वो अपने विचार कभी दूसरे के ऊपर थोपते नहीं। हालांकि कितने भी अच्छे हैं होते हैं या कितने भी इम्पोर्टेंट विचार होते हैं या टेक्निक्स होती है, पर वो खाली एक इंडिकेट करते हैं कि भाई ये करने जैसी चीज़ है, फिर आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक विल दी जाती है, एक फ्री विल भगवान ने दी है। तो फ्री विल का हमें उपयोग करना है और फ्री विल का उपयोग करके हमें इसको एक्सेप्ट करना है। अगर हमारी फ्री विल ना कहती है और ये सब करने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। जिस तरह हम जी रहे हैं वो उसमें खुशी रहो। हाउ शैल वी नो वी आर टेकिंग द 3 स्टेप करेक्टली? अभी इसका भी एक कुछ मापदंड तो होना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। If we are doing the 3 step correctly and if there is no movement below the navel, we will get a deep and long outgoing breath every 12th or 15th breath in the early stage, and later when practice it shall be the 9th breath. अब इसका वो बताते हैं कि इसका अगर अच्छी तरह आपका चल रहा है 3 स्टेप तो उसका एक माप ये है कि आप जो ब्रीदिंग कर रहा है तो आपका अगर 12वां या 15वां जो श्वास आएगा वो थोड़ा लॉन्ग होगा, प्रोलॉन्ग होगा। मतलब नॉर्मल आप जो 3 स्टेप चल रहा है, अब बीच में 12 या 15 का श्वास एक थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो ये अगर चालू हो जाए तो आप इसको महसूस करते हैं कि बीच में आपका श्वास एक लंबा आ रहा है तो समझिए कि आपका 3 स्टेप ठीक रूप से चल रहा है। और आगे जाके फिर वो 9th ब्रेथ हो जाएगा, 9वां वो ब्रेथ हो जाएगा कि जो 9वां ब्रेथ है वो आपका थोड़ा लंबा होगा। मतलब आपका इनहेलेशन है वो थोड़ा लंबा होगा। रिदम तो वही की वही रहेगी, पर श्वास जो है वो थोड़ा लंबा रहेगा। To get a very clear idea of the movement from navel, lower chest and upper chest, we should go to the seashore and observe the sea at high tide. तो अगर ये कहते हैं कि अगर आपको ये देखना है समंदर के अंदर भी, ओशन के अंदर भी, तो आप समंदर किनारे जाओ और देखो कि उसका पानी किस तरह बह रहा है। खास करके जो हाई टाइड आती है, जब ज्वार आता है उस समय पानी जो उछल के आता है तो किस तरह वो काम कर रहा है, उसको आपको देखना चाहिए। Watch carefully and you would notice that either every 9th or 12th wave is longer, that is will sweep up the shore towards you. तो आप देखोगे कि वो जो समंदर की ओर जो लहरें चलती है तो वो 12वां या इधर 9th और 12th, अगर नौवा या फिर 12वां जो है वो जो वेव आता है, जो लहर आती है वो लंबी आएगी, किनारे की ओर ज़्यादा आएगी। तो हम
अगर किनारे समंदर के किनारे खड़े रहते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार हम जहाँ खड़े रहते हैं तो एक बीच में ऐसी लहर आती है कि हमें पीछे चले जाना पड़ता है। ये हमारा अनुभव होता है, कई बार हमने आपने ये नोटिस किया होगा। क्योंकि एक जो वेव एक लहर आती है तो हर 9 या 12 के बीच में एक लहर ऐसी थोड़ी लंबी आएगी कि ऊपर तक पानी चला जाएगा। तो यही चीज हमारे अंदर भी ये ऐसा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी एस्ट्रल हमारी जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक लिविंग एंटिटी है। वो कोई डेड कोई ग्रह नहीं है, इस तरह का नहीं है। उसकी इसका भी ये फिजिकल बॉडी है, उसका भी एस्ट्रल बॉडी है, और इसके अंदर भी इवन आत्मा है। ये पृथ्वी के अंदर आत्मा है और वो लिविंग एंटिटी है। इसलिए तो ये करोड़ों खरबों इतने सारे जीवों को वो पोषण करती है। कोई ऐसी कोई चीज ये ब्रह्मांड में अंदर ऐसी बहुत कम जगह है कि जहाँ इतने सारे खरबों जीव रहते हैं, और इनका सबका पालन पोषण खाना पीना ये सब ये पृथ्वी से मिल रहा है, क्योंकि ये लिविंग एंटिटी है। तो ये इसलिए ये जो पृथ्वी का एस्ट्रल बॉडी है वो समंदर है, ओशन है। तो ओशन के अंदर भी हमारे अंदर जिस तरह की मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको मिल जाएगी। Watch the mid-sea waves, and it will be first and second step combined. The lower and the higher chest having and lowering simultaneously. तो अब दूसरे वो समंदर के अंदर दूसरा निरीक्षण की बात करते हैं कि आप कभी मिड सी के अंदर जाते हैं, समंदर के अंदर के भाग में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो लहरें उठती है, वो जो किनारे पर लहरें उठती है उसका वो एक अलग रूप होता है। और मिड सी के अंदर जो लहरें उठती है वो इस तरह उठती है। तो जैसे हमारे छाती और पेट दोनों किस तरफ उड़ रहे हैं, इस तरह इसके जो वेव्स जो होते हैं। आप अगर डिस्कवरी और अगर अलग अलग चैनलों के ऊपर आप कभी ओशन के जो पिक्चर्स आते हैं वो देखेंगे, ध्यान से देखना, उसके अंदर जो लेयर उठती है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। तो एज इफ जो हम छाती और पेट से जो श्वास ले रहे हैं उस तरह की लहरें वो मिड सी के अंदर, मध्य समंदर के अंदर उठती है। See the sea at distance and you see much less heaving and lowering, but see only some white foam or a little wavelet traveling and merging with the mid sea. तो अगर आप दूर से थोड़ा देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि आ, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट फॉर्म, वो सफेद प्रकार की जो झाग, हिंदी में झाग कहते हैं ना, तो ગુજરાતીમાં ફીણ કહીએ છીએ આપણે, સફેદ ફીણ, પાણીનું ફીણ જે આવે તે। तो वो झाग जो है वो उसके अंदर पानी के ऊपर फैली रहती है, और लिटल वेवलेट छोटे छोटे जो वो लहरें जो है वहाँ चलती रहती है, वो ट्रैवल करती है और फिर समंदर के अंदर फिर मर्ज हो जाती है। इस तरह का आप मिड सी के अंदर दे सकते हैं। दिस इज द topmost portion of our chest, and the narrow portion of our lungs is distinct from the broad and immense area of the mid and lower lungs। अभी आपने लंग्स का पिक्चर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे लंग्स जो है ऊपर से नैरो है और नीचे से फिर ब्रॉड होते हैं। तो ये यहाँ ये बात कर रहा है कि लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट के जो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा ये जो है वो जो चेस्ट है, लंग्स जो है चेस्ट के अंदर, उसका जो पोर्शन है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम पहले ये लोअर चेस्ट से शुरू करके फिर अपर चेस्ट के ऊपर आते हैं। ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, रिपीट एंड चेकअप। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी। अब 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, रिपीट एंड चेकअप। बी enthusiastic, but be modest and sober, and above all patient.
तो एकदम धीरज पूर्वक काम करना है, सौम्यता से काम करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, और कांस्टेंट धीरे 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 आपको ये प्रैक्टिस का अभ्यास करते जाना है. वाइज कैरिंग ऑन with the three-step rhythmic breathing as explained, corrective methods are to be introduced alongside. That is, whilst we are introducing the impulses within the body, whilst eating and whilst breathing. तो हम खाना खाते हैं उस समय भी हमारे अंदर इम्पल्स आते हैं, श्वास लेते हैं उस समय भी हमारे अंदर ये इम्पल्सिस तो आते रहते हैं. तो फिर आगे वे एक करेक्टिव एक मेथड की बात करते हैं कि आपका जब श्वास चल रहा है तो उसके साथ में जिस तरह हमने देखा था कि करेक्टिव मेथड उन्होंने फूड के बारे में बताया था कि भाई हम जब खाना खाते हैं उस दौरान करेक्टिव मेथड करनी चाहिए. मतलब कोई एक श्लोक, एक कोई एक स्टेटमेंट या एक कोई कोटेशन लेके जो आपकी वीकनेस है और जो आपको दूर करना चाहते हैं, ऐसा कोई एक आप स्टेटमेंट बनाओ, एक कोटेशन बनाओ और खाते समय आप मौन रह के उसको अंदर रिपीट करते रहो. इसी तरह ये ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं. ये लास्ट बात हम देख के यहाँ समाप्त करेंगे. वी कैन नॉट प्रैक्टिस दिस द होल डे एज ईटिंग और टेकिंग फूड. वी डू for a short time at certain hours only, while breathing we carry on the whole day. तो खाना पीना तो कुछ समय के लिए होता है दिन भर में, पर श्वास जो है वो 24 घंटा चलता रहता है. सो सिलेक्ट एनी क्वाइट हाफ एन आवर एट होम और इन द बस और ट्रेन और इन ऑफिस in the break hours, whatever is convenient, and repeat mentally one of the following thoughts depending on your outstanding weaknesses. तो यहाँ उन्होंने 11 प्रकार के अलग अलग वीकनेसेस के कोटेशंस जैसे दिए हुए हैं. ये यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा समय जाएगा. तो आप देख लेना आपकी कोई वीकनेस के साथ इसमें से आपको कोई कोटेशंस आपको कोई मैच हो रहा है तो आप तो कहते हैं कि आधा घंटा शांति से बैठिए और वो ब्रीदिंग करिए उसके साथ में, और उसके साथ में ये जो कोटेशंस है वो ब्रीदिंग के साथ साथ में अंदर मेंटली दोहराते जाओ. आप उसके ऊपर ब्रूडिंग करो, उसके ऊपर विचार करो. तो ये 11 प्रकार के दिए हैं, वो आपको आप कर सकते हैं. लास्ट पैराग्राफ है. इफ वी हैव by now cut down our hours of sleep, altered our food habits, and perfected the three-step rhythmic breathing, we have indeed gone a long way through. Much still remains to be done. तो अगर इतना हमने कर लिया 3 चीज़ों के ऊपर, ब्रीदिंग, फूड और स्लीप के ऊपर, तो हम बहुत दूर तक जा पहुंच चुके हैं ऐसा समझो. फिर भी बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है. The one great additional advantage that will accrue will be saving of valuable time by cutting down the hours of sleep, and much that still remains to be done can be profitable done during this hour. तो अगर आप अभी 8 घंटा सोने में लगा देते हैं, धीरे धीरे करके आप 7 घंटा 6 घंटा सोने में लगाते हैं, और जो दिन भर में 2-3 बार खाने में समय गंवाते हैं, वो सब आपका समय बच जाएगा. जिस तरह आपका अगर प्रोग्रेस हुआ और ये समय कट गया तो आप उसका कोई और यूजफुल टाइम आप उसको कर सकते हैं. कोई क्रिएटिव कोई चीज़ के अंदर आप इसका टाइम कर सकते हैं. तो यहाँ समाप्त करते हैं. सॉरी, दो बार से हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे हैं, पर हम नेक्स्ट मीटिंग में पहला आधा घंटा क्वेश्चन आवर्स का ही रखेंगे. तो आपको अगर इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में आप फिर से अगर देख लेना और कोई प्रश्न उठते हो तो उसको नोट डाउन कर लो, और फिर आपको उस समय आप पूछो. कि नहीं तो कई बार हम भूल जाते हैं, या कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं तभी आता था है कि भाई ये पूछना है, फिर बाद में भूल जाते हैं. तो आप कोई भी प्रश्न है नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट वीक में हम पहला आधा घंटा क्वेश्चन आंसर ये दो चैप्टर के ऊपर या और कोई भी प्रश्न है तो लेंगे. उसके बाद में नया कुछ देखेंगे. तब के लिए थैंक यू वेरी मच. यहाँ समाप्त करते हैं. थैंक यू.